डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के क्लास 7 के अध्याय 4 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। आइए पढ़ते हैं पहले आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किस मुग़ल सम्राट को पराजित किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पहले जानते हैं मुग़ल साम्राज्य और यह कि मुग़ल कौन थे। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र में जहाँ पे इतनी सारी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हों, उन पर शासन कर पाना बहुत ही कठिन कार्य था। इसके जो मतलब मुग़ल शासन से पहले के भी जो लोग थे, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, अर्थात दिल्ली सल्तनत के लोग, उन्होंने भी इस कार्य को पूरा किया था, परंतु कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ कमी हमें देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अर्थात स्टार्टिंग में दिल्ली और आगरा से इन्होंने अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी यानी कि 17th सेंचुरी आने तक इन्होंने अपने संपूर्ण महाद्वीप पे अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। इन्होंने जिस प्रकार की शासन संबंधी विचारधारा लागू की थी, वे उनके राज्य के ख़त्म होने के बाद तक टिकी रही थी। अर्थात इन्होंने एक प्रकार की जो शासन की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उससे आज तक हम अपने आप को कनेक्टेड पाते हैं। इवन आज भी हम ये देखते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो स्वतंत्रता दिवस पर मुग़ल शासकों के निवास स्थान यानी कि दिल्ली के लाल किले से ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं और वह वहीं से झंडा फहराते हैं। अर्थात मुग़ल साम्राज्य के लोग अभी भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, भारत की इतिहास में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आइए जानते हैं कि मुग़ल थे कौन। मुग़ल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की तरफ से अर्थात माता का जो इनका साइड था, वह मंगोल शासक चंगेज़ खान, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ एरिया में राज्य करता था, उसके उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और जो वर्तमान तुर्की है यानी कि टर्की है, उसके तैमूर के वंशज थे वे। परंतु मुग़ल जो शासक थे, वे अपने आप को मंगोल कहलवाना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि चंगेज़ खान के साथ बहुत ही मतलब खतरनाक स्मृतियां हैं। उन्होंने सैकड़ों व्यक्तियों का नरसंहार किया था, इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि उनके बारे में लोगों के मन में गलत भावना आ जाएगी। वे अपने आप को अधिकतर उज़्बेकों से संबंधित करते थे। वे उस तरह तैमूर के वंशज होने का गर्व अनुभव करते थे। इसलिए उनके महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर शासन किया। उन्होंने अपने वंश को एक तरीके से बहुत शासन काल तक यहाँ पे बना के रखा था, जिससे भारत की स्थिति में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। आपके सामने एक तालिका आई है जिसमें आप भारत के मुग़ल सम्राटों और उनके प्रमुख युद्ध अभियान को देख सकते हैं। जैसे कि बाबर किससे शुरू करते हैं। बाबर भारत में 1526 में आया और उसने 1530 तक शासन किया था। 1526 में उसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया था। उसके बाद उसने यहाँ के जो राजपूत राजा थे, जैसे कि राणा सांगा और अन्य राजा, उनको भी हराया था। उसके बाद उसने दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया। फिर आते हैं हुमायूं। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत को बांटा था। उसके बाद लेकिन हुमायूं का शासनकाल ज़्यादा लंबा नहीं चला। उन्हें शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज में हराया। उसके बाद वे भागने को बाध्य हो गए थे, परंतु बाद में 1555 में उन्होंने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया, लेकिन इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। उसके बाद आते हैं इस सदी के महानतम शासक अकबर। अकबर 13 वर्ष की अल्प आयु में ही अकबर के सम्राट बने थे। इनके शासनकाल का समय बहुत ही लंबा था और जिसको 3 भाग में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि 1556 से 1570 का जो शासनकाल था, वह उन्होंने संरक्षकों के अंतर्गत निभाया था। उसके बाद फिर 1570 से 1585 में उन्होंने अभियान किए थे। उन्होंने तरह तरह के सैनिक अभियान किए। उसके बाद 1585 से 1605 के बीच उन्होंने एक अंतिम वर्ष में उन्होंने
अपना जो विस्तार था साम्राज्य का, उसको कांधार अर्थात अफगानिस्तान और कश्मीर की तरफ ज़्यादा जोड़ने का शासन किया। हम यह देखते हैं कि शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता में उनके राजकुमार सलीम द्वारा विद्रोह किया गया था। यही सलीम आगे चल के सम्राट जहांगीर बनते हैं और अगले शासक बनते हैं। इन्होंने 1605 से 1627 तक शासन किया। इन्होंने अकबर के सैन्य अभियानों को बढ़ाया था। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मेवाड़ के सिसोदिया वंश के लोगों को मुगल की अधीनता स्वीकार कराना था, क्योंकि यह कार्य अकबर जैसे महान शासक भी नहीं कर पाए थे। इन्होंने सिखों, अहोमों, अहमदनगर के खिलाफ बहुत सारे अभियान चलाए थे। लेकिन इनके शासनकाल के अंतिम वर्ष में भी इनके राजकुमार खुर्रम अर्थात सम्राट शाहजहां ने विद्रोह किया था। इसके बाद शाहजहां शासनकाल करते हैं, जिनका 1627 से 1658 तक शासनकाल है। इन्होंने भी अभियान जारी किए थे। शाहजहां के समय में सबसे प्रमुख जो चीज़ें हैं वो है स्थापत्य कला। शाहजहां ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसमें ताजमहल प्रमुख है, जिसको आज भी हम विश्व की महानतम इमारतों में एक रखते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि शाहजहां के पुत्रों के बीच में भी उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी और उसने दारा शिकोह समेत अपने तीनों भाइयों को मौत के एक घाट उतारा था। उसके बाद उन्होंने शाहजहां को भी आगरा में कैद करके रखा था, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। औरंगजेब 1658 से 1707 तक मुगल सम्राट की गद्दी पर बैठे रहे थे। इन्होंने दक्षिण भारत की ओर विशेष ध्यान दिया था। वे अकबर के बाद उन्होंने दक्षिण भारत में गोंडवाना और बीजापुर, इन सब में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे मराठों के साथ इनका संघर्ष हमेशा से बहुत ही सराहनीय रहा है। इनके हमने ये देखा है कि जब इन्होंने मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध बहुत ही मुगल अभियान चलाने की शुरुआत किए थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद हम यह देखते हैं कि इनके भी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के युद्ध शुरू हो गए थे, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद के जो शासक आते हैं ना, मतलब जो मुगल शासन के उत्तरावर्ती शासक होते हैं, वह उतने अच्छे नहीं होते हैं, जिसके बाद हमें देखते हैं कि मुगल शासन धीरे धीरे करके टूटता है। फिर हम देखते हैं उत्तराधिकारी की परंपराएं। मुगल के काल में ज्येष्ठाधिकार अर्थात ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा नियम नहीं था। इसके विपरीत यहाँ पर उत्तराधिकारी के लिए वह तैमूर वंश की परंपरा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में किया जा सकता है। जैसे कि हमने हुमायूं के समय देखा था कि बाबर ने अपने चारों पुत्रों में अपने शासन को बांटा था। हम ये देखते हैं कि मुगलों के अन्य शासकों के साथ किस प्रकार का संबंध था। मुगलों ने अन्य शासकों के विरुद्ध लगातार युद्ध किए थे। उनमें से कई लोगों ने उनकी सत्ता स्वीकारी थी, कई ने नहीं स्वीकारी थी। लेकिन जब मुगल शक्तिशाली हो गए थे तो कई शासक इन्होंने इनकी स्वेच्छा से अपनी सत्ता स्वीकार कर ली थी, जिसमें राजपूत एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अकबर के समय से मुगल घराने की कई पुत्रियों का विवाह राजपूतों में हुआ था, परंतु कई लोगों ने इसका विद्रोह भी किया था। अकबर के जैसे कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश, जो कि मुगल सत्ता का लंबे समय से इनकार करते आ रहे थे, लेकिन जब वे हारे अर्थात जब जहांगीर के समय उन्होंने अपनी हार मानी, तब उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हुआ था और उनकी जागीरें जितनी भी थी उन्हें वापस दे दी गई थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत डिफरेंस दिखता है कि जब लोग पराजित भी होते थे ना, लेकिन उन्हें अपमानित नहीं किया जाता था, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जाता, उनके साथ एक शक्ति संतुलन का बनाए रखने का प्रयास किया जाता था। उन्हें वापस उनकी जागीरें बस उनको अपने अंडर में किया जाता था, जिससे हमने ये देखने को मिला है कि मुगल के जो लोगों थे उन्होंने भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर भी अपना बहुत बड़ा प्रभाव बना पाए थे। फिर हम देखते हैं मनसबदारी और जागीरदारी के बाद। जैसे जैसे राज्य बड़ा होता गया, वैसे वैसे मुगलों के लिए सदस्यों का प्रशासन में नियुक्ति करने की
क्षमता बढ़ती गई। मतलब ज़्यादा पहले पहले कम लोगों में भी कार्य हो जाता था, परंतु अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होने लगी जो कर इकट्ठा कर सकें, जो दूर तरह का शासन देख सकें। उसमें से ज़्यादातर जो सरदार होते थे वह तुर्की होते थे, लेकिन अब हमने यह देखा है कि इसमें ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठे तथा अन्य समूहों को भी शामिल कर दिया गया था। मुगलों की जो सेवा में जो आने वाले जो नौकरशाह, मतलब जो आजकल जैसे हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वो जो सिविल सर्वेंट होते हैं उन्हें हम नौकरशाह कहते हैं, वह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता था जिन्होंने कोई मनसब अर्थात कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई व्यवस्था थी जिसमें पद, वेतन और सैन्य के आधार पर निर्धारित किया जाता था आपकी क्या श्रेणी है। पद और वेतन का निर्धारण जात पर निर्भर था। जात क्या होता था? जात की संख्या जितनी ज़्यादा होती थी, दरबार में आपकी प्रतिष्ठा उतनी और आपका वेतन भी उतना ही ज़्यादा होता था। हम ये देखने के लिए ये देखते हैं कि जो सैन्य उत्तराधित्य मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, उनका पंजीकरण करवाते थे और उससे उनको सैनिकों को भी वेतन मिलता है। इसके अलावा हम यह देखते हैं कि मनसबदारों को अपना वेतन एकत्रित करने के लिए एक भूमि दे दी जाती थी, जिसे हमने जागीर कहा। यह व्यवस्था इक्तेदारी व्यवस्था के समान थी, परंतु ये मुखिया जैसे या इक्तेदारों जैसे प्रशासन नहीं कर पाते थे। इनको केवल वहाँ से राजस्व एकत्रित करने का ही अधिकार था। उसके बाद वे देश के किसी और भाग में भी सेवारत हो सकते थे। अर्थात यहाँ पे यह व्यवस्था जो थी वह आनुवांशिक नहीं थी। इसके बाद हम यह देखते हैं कि जो अकबर के शासनकाल में ये मनसबदारियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके जो एक मजबूत शासन की बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी ये। फिर हम आते हैं जब्त और जमींदार पे। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, जो कि अधिकतर वहाँ के किसानों से मिलता था। जो मुखिया स्थानीय शासन सरदारों के द्वारा राजस्व देते थे उससे हमें प्राप्त होता था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल तक कृषि की पैदावार, उनकी कीमतों और कृषि की भूमि का सर्वेक्षण किया था। इसके आधार पर उन्होंने राजस्व की प्रणाली निश्चित की थी कि हर सूबे से, मतलब हर हिस्से से कितना कर लिया जाएगा, कितनी हर फसल से कितना राजस्व दर वसूला जाएगा। इस व्यवस्था को जब्त कहा गया और इसको जो मतलब इस व्यवस्था को उन स्थानों पर प्रचलित करते थे जहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण और गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। कुछ हिस्से में हमने ये देखा कि जमींदार इतने शक्तिशाली हो गए थे कि मुगल प्रशासकों के खिलाफ विद्रोह भी कर देते थे। आइए हम जानते हैं अकबर के बारे में। अकबर के करीबी मित्र और जो दरबारी थे, उन्होंने अबुल फजल उनको अकबर ने आदेश दिया कि उनके शासनकाल का इतिहास लिखा जाए। उन्होंने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा था। इसका नाम था अकबरनामा। पहले में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है, दूसरे में अकबर के जीवन काल का वर्णन है, शासनकाल का वर्णन है, और तीसरे में हमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य का भी वर्णन देखने को मिलता है। हम अकबर की जब नीतियाँ देखते हैं, अकबर मुगल साम्राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक और एक कहा जा सकता है बहुत बड़े चेंज के लिए शासक वो प्रसिद्ध थे। इनके बारे में जो हमें विवरण मिलता है उसमें हम यह देखते हैं कि साम्राज्य कई हिस्सों में बटा था जिन्हें सूबा कहा जाता था, और जो सूबों के शासक होते थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जिसे दीवान कहते थे, और जिसको कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त होता है, जैसे कि बख्शी, सदर। बख्शी जो होते थे वो सैनिक वेतनाधिकारी, जो सदर होते थे वो धार्मिक मंत्री होते थे, फौजदार अर्थात सेना नायक, और कोतवाल यानी कि नगर पुलिस का अधिकारी कहा जाता था। अकबर के जो अभिजात वर्ग अर्थात जो एलीट वर्ग के लोग होते थे वह बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और राजस्व का खर्चा चलाते थे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1570 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी एक तरीके से अकबर का बसाया हुआ ही शहर है। उसमें उन्होंने धर्म से रिलेटेड एक काम किया। उन्होंने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो कि रोमन कैथोलिक थे, सबको बुला के एक इबादत खाने में चर्चाएं करनी शुरू करी। उनकी रुचि विभिन्न प्रकार के धार्मिक रिवाजों और धर्म में थी।
इससे अकबर के बीच में ये समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति रिवाज और मतांधा पर बल देते हैं वह अधिकतर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के विभाजन और असमंजस्य पैदा करती है। इसके अनुभव पे अकबर ने सुलह ए कुल या सर्वत शांति के विचार की ओर ले गए। इन्होंने यहाँ पे सहिष्णुता की धारणा अपनाई। उन्होंने यह बताया कि विभिन्न धर्म में कोई अंतर नहीं है, अपितु जो इसका एक मुख्य केंद्र है, मतलब अर्थात हर धर्म का जो एक मेन पॉइंट है वह एक नीति शास्त्र है। यहाँ पर एक ही तरीके की सच्चाई, न्याय और शांति पे बल दिया गया है। अबुल फजल ने भी इस विचारधारा में अकबर बहुत बल दिया है। उन्होंने यह भी देखा कि सुलह कुल की नीति अकबर के शासनकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उनके शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इसके विचारों को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। इसके जैसे कि महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ उल्लेखनीय जो ये संस्कृत ग्रंथ है इनका फारसी में अनुवाद करवाया गया था। फिर हम यह देखते हैं कि मुगलों के जो कुलीन वर्ग थे उनके वध में बहुत धन और संसाधन हो गए थे, जिससे वह 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे मुगल की सत्ता पतन की ओर बढ़ती रह गई ये सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए, जैसे कि हैदराबाद, अवध, बंगाल आदि। इनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। आइए आते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को पराजित किया था? तो इसका उत्तर है हुमायूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फ्री PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।